अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, शो की होस्ट बतूल राजपूत की तातील के बायस आज प्रोग्राम की मेज़बानी की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। नाज़रीन, गुज़िश्ता हफ्ता खबरों के एतबार से काफ़ी अहम रहा। एक तरफ लाहौर का अलमनाक सानहा तो दूसरी जानिब इस सानहे के अगले रोज़ ही पंजाब में फ़ौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। वो फ़ौजी ऑपरेशन जिसका तकाजा काफ़ी अरसे से किया जा रहा था, लेकिन अब भी इस ऑपरेशन के हवाले से मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। फ़ौजी तर्जुमान के मुताबिक आर्मी चीफ के हुक्म के बाद पंजाब में ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, जबकि दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत के मुताबिक पंजाब में ऑपरेशन पुरानी कार्रवाइयों का तसलसल है और पुलिस भी ऑन बोर्ड है। इसके साथ साथ बलूचिस्तान से पकड़े गए रॉ के एजेंट कुलभूषण जादेव का मामला भी सरकार ने अक़वाम मुत्तहिदा में उठाने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन इस मामले पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब किसी मसलहत का शिकार हैं और वो खामोश हैं। और उनकी हिकमत अमली क्या है, वो क्यों खामोश हैं, और कुलभूषण जादेव का मामला पाक भारत ईरान ताल्लुकात में क्या नया मोड़ लेगा, इन तमाम पहलुओं का जायजा लेंगे आज के शो में। अपने मेहमान साहब का तारुफ कराता हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अखुंज़ादा चटान साहब, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। ब्रिगेडियर सैयद नज़ीर साहब हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। जबकि लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रही हैं अंदलीब अब्बास, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। कुछ देर में इस्लामाबाद स्टूडियो में हमें ज्वाइन करेंगे मोहसिन शाहनवाज राजा, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद नज़ीर साहब से। सर, बताइएगा कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो कहते हैं कि जो ऑपरेशन है पंजाब के अंदर ये मुश्तरका ऑपरेशन है और ये पुरानी कार्रवाइयों का तसलसल है, जबकि तर्जुमान पाक फ़ौज का बयान है वो कुछ और है। तो क्या फ़ौज और पंजाब हुकूमत एक पेज पर हैं? नहीं, इसमें काफ़ी तज़ादात है, काफ़ी खिला है, इसमें काफ़ी डिस्कनेक्ट है। और उसके रीज़न मैं बता देता हूँ कि आज से तकरीबन कोई महीना पहले ये मैं आपके चैनल के ज़रिए बताता हूँ कि कन्वे किया गया था पंजाब के चीफ मिनिस्टर को कि यहाँ पर ऑपरेशन को अपने हाथ में ले ले और इसको तेज़ किया जाए, क्योंकि बाकी सूबों में जो ऑपरेशन हो रहा है और जो आर्मी और रेंजर्स कर रहे हैं और इसके अलावा एफसी वगैरह, तो उस किस्म के ऑपरेशंस इधर नहीं हो रहे। दूसरी बात ये कि बाकी सूबों को भी इस बात पर काफ़ी एक किस्म के रिजर्वेशंस थे कि पंजाब में उस किस्म के ऑपरेशंस नहीं हो रहे हैं जिस तरह बाकी। हालांकि साउथ पंजाब और बाकी भी पंजाब में सहूलतकार और फाइनेंसर और इस किस्म के लोग काफ़ी पाए जाते हैं। इसके अलावा बैन ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। और अगली बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो पहले ऑपरेशंस हुए हैं वो किसी वजह से या तो उनको पहले खबर दी गई है, या पुलिस ने डबल प्ले किया है, या कोई पॉलिटिकल लीडरशिप उसमें कुछ स्लो गोइंग थी, जिसकी वजह से पंजाब के जो ऑपरेशंस का जो ग्राफ है वो KPK और बलूचिस्तान और सिंध के ऑपरेशंस के मुकाबले में यानी जितने लोग हिरासत में लिए गए उसके मुकाबले में बहुत कम है। आपको काटूंगा, आपने बात की कि पंजाब को एक हफ्ता पहले आगाह कर दिया गया था। एक महीने पहले आगाह किया गया था कि आपने ऑपरेशंस को तेज़ कराना है और इसमें इस किस्म के लोग पाए जाते हैं, क्योंकि पंजाब के जो डायनामिक्स है वहाँ पर इंटेलिजेंस के बारे में इंटेलिजेंस के पास, इदारों के पास और पंजाब हुकूमत के पास बहुत सारे मालूमात हैं और बहुत सारे कार्रवाइयाँ वो कर सकते थे, लेकिन वो नहीं किए गए। अब्बास से ज़रा बात करेंगे हम। अनलीब अब्बास, आप बताइएगा कि गुज़िश्ता रात जो है आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है वज़ीर आला पंजाब की और चौधरी निसार साहब की, तो क्या आपको लगता है कि जो खलीज है उसे पुर करने के लिए कोशिशें शुरू हो गई हैं? समर, मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत ही बड़ा वाक़या है, और जितना बड़ा ये वाक़या है और जितना इसका जिसको कहते हैं जितना जल्दी इस पे और जितना पहले इस पे एक्शन लिया जाना चाहिए था, शायद ये वाक़या ना होता। और जिस तरह से ये वाक़या हुआ, और वाक़े से भी ज़्यादा जो तशवीश हम सबको है वो ये है कि उस वाक़े के बाद जैसे APS में हुआ था कि APS का वाक़या हुआ था तो तमाम सियासी पार्टियाँ, अस्करी क़यादत और तमाम स्टेक होल्डर्स जो थे वो एक टेबल पे आए थे, और उन्होंने पूरी नेशन ने, पूरी आवाम ने एक मिल के फ़ैसला किया था कि जी अब जो मर्ज़ी हो जाए, हमने इससे पीछे नहीं हटना और हमने फुल फ्लो के साथ, फुल फोर्स के साथ इनको परस्यू करना है। इस दफ़ा ये वाक़या हुआ है और ये APS के बाद सबसे बड़ा वाक़या है। इसमें 2-3 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक हैं। पहली बात तो ये है कि इस वाक़े के मुतालिक अब जो रिपोर्ट्स आ रही है वो आ रही हैं कि बहुत देर से हुकूमत को ये बताया गया था कि लाहौर इज़ अ टारगेट, और जो साउथ पंजाब के अंदर तंजीमें हैं उनके अंदर से वार्निंग्स इस पाक के बारे में आ चुकी थी। तो
اور رپورٹس کافی پرانی جی. ہیں, یہ آج کی نہیں, کافی پرانی تو رپورٹس ہیں یہ اگر تھا اور اس کے بعد یہ واقعہ ہوا, اس واقعے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ جی 2 میٹنگز علیحدہ ہوئی, ایک راحیل شریف صاحب نے میٹنگ کی اور ایک نواز شریف صاحب نے میٹنگ کی, اور اس کے بعد ایک ٹویٹ آئی کہ جی آرمی آپریشن شروع کری, اور رانا ثناء اللہ نے پریس کانفرنسز میں بتایا کہ نہیں جی آپریشنز تو شروع نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم تو آپریشنز آلریڈی کر رہے ہیں, سی ٹی ڈی. یہ خلیج کیوں ہے اندلیب, یہ خلیج آپ کی نظر میں خلیج کیوں ہے, دونوں ایک پیج پر کیوں نہیں ہے پنجاب آپریشن سے؟ میں آپ کو صاف بات بتاؤں, آپ لوگوں نے ہمیں میڈیا میں یہ بتایا اور یہ ہیڈ لائنز آئی ہیں کہ یہ جو سارا علاقہ ہے ساؤتھ پنجاب کا, اس میں رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا 174 ٹھکانے ہیں, گارڈین کو انٹرویو دیا تھا انہوں نے لاسٹ ایئر, اور اس کے اندر ان کے سارا ووٹ بینک ہے, ان کی ہمدردیاں ہیں. جو ملک اسحاق تھے, یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ جماعت الاحرار نے اس کی ذمہ داری لی ہے. جماعت الاحرار جو ہے وہ تو لشکر جنگ بھی ہے, بینڈ آرگنائزیشن ہے جس نے اپنا نیا نام رکھا ہوا ہے, اور جو ملک اسحاق صاحب تھے وہ ان کو آپ دیکھتے تھے رانا ثناء اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے, ان کی تصویریں پورے سوشل میڈیا میں کہ دونوں ہار پہن کے بیٹھے ہوئے. اس کے علاوہ وہاں مولانا احمد لدھیانوی ہیں جو کہ سپاہ صحابہ کے ہیڈ تھے, اور اس پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو بھکر کی سیٹ تھی پی پی اندلیب, ذرا آپ کو کاٹیں گے, ذرا آپ کی بات کو ہم بات کریں گے چٹان صاحب سے. چٹان صاحب بتائیے گا جو ملاقات ہوئی ہے چودھری نثار صاحب کی اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی آرمی چیف سے, تو کیا واقعی جو ایک گیپ ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ ایک پیج پر نہیں ہے حکومت اور فوج پنجاب میں آپریشن سے متعلق, کیا اس برج کو گیپ کرنے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک پنجاب آپریشن کا تعلق ہے تو بہت پہلے سے, یعنی عام آدمی اور لوگوں کا تو آپ چھوڑ دیں, بریگیڈیئر صاحب آپ کو بہت اچھی طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ جو اسٹیشن کمانڈر ہوتے ہیں آپریشن میں مین رول ان لوگوں کا ہوتا ہے, اور جتنے ہمارے آپریشنل کمانڈر ہیں ہمارے سیکیورٹی کے, ان لوگوں کے رپورٹس یہ تھے کہ ایک تو شمالی وزیرستان میں جب تک آپریشن نہیں ہو جاتا ہے امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ ان کے سارے جو مراکز ہے, ان کا جو کنٹرول ہے, وہ سارا سب کچھ وہ شمالی وزیرستان میں. شمالی وزیرستان سے پہلے بھی اور شمالی وزیرستان کے آپریشن کے بعد بھی جو اسٹیشن کمانڈر ہے جو یعنی ایک نون لیگ کے چند لوگوں کو چھوڑ کے, میں تمام نون لیگ کا بھی نہیں کہہ رہا ہوں, نون لیگ کے جیسے رانا ثناء اللہ صاحب ہے اور اس طرح کے لوگوں کو چھوڑ کے سارے ملک متفق ہے اس بات پہ کہ جب تک پنجاب میں کارروائی نہیں ہوگی تب تک اس ملک میں امن نہیں آ سکتا ہے. یہ ہم جو دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نے کمر توڑ دیا ہے, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے, ٹوٹی کمر کے ساتھ بھی کارروائیاں جاری ہیں, یہ کمر ہم نہیں توڑ سکتے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو تحفظات پہلے ایم کیو ایم کے تھے پھر آپ کے تھے, اب اسی طرح کے تحفظات نون لیگ کے ہیں آپریشن سے متعلق, جس طرح سے سندھ میں ہمارے تو تحفظات نہیں تھے. ہم نے ایم کیو ایم نے ہمارے مطالبے پہ شروع ہوا تھا آپریشن, وہاں پہ تو آپ دیکھیں لیاری میں دیکھیں, کراچی میں دیکھیں, چائے سوات میں دیکھیں, پاٹھا میں دیکھیں, آپریشن تو ہم نے شروع کیا تھا. یہ تو آپریشن پہ دھمکیاں دے رہی ہے, یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپریشن نہیں ہو سکتے فوج کے ذریعے. ہم نے تو یہ نہیں کہا تھا, ہمارا تو مطالبہ یہ تھا کہ فوج آ کے یہاں پہ آپریشن کر لی. ہم نے تو وہاں پہ اختیارات دیے, یہ تو یہاں پہ اختیارات دینے کو تیار ہی نہیں ہے. ہمارے تو چند چیزوں پہ تحفظات تھے اور وہ چیزیں سامنے آ گئی جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ کودا پہاڑ اور نکلا چوہا, وہ والا قصہ ہو گیا کہ اتنا میڈیا پہ شروع ہوا کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اب کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا, اس سے کچھ بھی نہیں نکلا ماں سوائے اس کے کہ ہمارے کچھ اداروں پہ یہ آئے کہ انہوں نے قانون سے ہٹ کے کوئی کام کیا, اور یہ فیڈرل گورنمنٹ کی غلطی تھی. اگر وہاں پہ ایک آپریشن ہو رہا تھا تو تحفظات تو ہماری بھی ان کے کی ہو سکتے تھے, لیکن فیڈرل گورنمنٹ کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو آپس میں بٹھاتے اور اس کے آپس میں جو تحفظات ہے اس کو دور کر دیتے. بعد میں بیٹھ کے تھے اور پھر ایکسٹینشن بھی وہاں پہ رینجرز کے اختیارات میں ہوئی. یہاں پر آپ کو کاٹیں گے بات کو کہ آپ مکمل کر لیں. پنجاب آپریشن پہ مسلم لیگ اتنا زیادہ گھبرایا ہوا نہیں تھا, اتنا ڈرا ہوا نہیں تھا جتنا را کا جو ایجنٹ پکڑا ہوا ہے. اس پر بھی ہم بات کریں گے, اس پر بات کریں گے. ہمیں ایک بریک لینی ہے, بریک سے واپس اس میں بات کریں گے. ناظرین جہاں پر ایک بریک لیں گے, بریک سے واپس آ کر ہم بات کریں گے پنجاب میں فوجی آپریشن کے مستقبل کے حوالے سے, چونکہ اس آپریشن کی کامیابی کے لیے فوج اور حکومت کا ایک پیج پر ہونا لازمی ہے. ٹو اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हमारी बात चल रही थी पंजाब में फौजी ऑपरेशन से मुतालिक। अभी शो में हमें ज्वाइन किया है मोहसिन शाहनवाज राजा साहब ने, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। राजा साहब बताइएगा कि हमारी जो बात हमने पहले की पंजाब में फौजी ऑपरेशन से मुतालिक हुकूमत और फ़ौज क्या एक पेज पर हैं या नहीं, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि मुश्तरका ऑपरेशन है, जबकि पाक फ़ौज के तर्जुमान कहते हैं कि आर्मी चीफ के कहने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, फुल फ्लेज आर्मी ऑपरेशन। तो क्या एक पेज पर हैं हुकूमत और फ़ौज? देखिए, एक जो तासर दिया जा रहा है कि ये ऑपरेशन कोई अभी लाहौर सानिया के बाद अचानक शुरू हुआ है, ये तासर गलत है। हाँ, उसके बीच में बाज़ दफ़ा एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट होती है वक़्त की, कि एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आ जाए किसी अदारे के सरबराह की तरफ से, तो उससे आवाम को एक सिक्योरिटी महफूज होती है। जो ऑपरेशन की जहाँ तक बात है, वो ऑपरेशन के असल हालात इस तरह से हैं कि ये ऑपरेशन जो था, ये नेशनल एक्शन प्लान के नीचे, अगर आप पिछले 2 महीने की काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की कार्रवाइयाँ उठा के देखें पंजाब में, तो आपको नज़र आएगा कि पंजाब में आपको ननकाना साहब में, पंजाब में आपको मुल्तान में, पंजाब में आपको साउथ में, कई ननकाना में तो 2-3 दफ़ा कई ऐसे आपको ऑपरेशंस नज़र आएंगे जिसमें 6-6, 7-7 दहशतगर्द मारे गए। लेकिन इसमें और फ़र्क वो ये है ऑपरेशन, एक मुझे ज़रा ख़त्म कर लें। उस ऑपरेशन के बीच में मिलिट्री भी इन्वॉल्व थी, उसमें इंटेलिजेंस भी थी मिलिट्री की इन्वॉल्व, उसमें पंजाब पुलिस भी इन्वॉल्व थी। वो एक म्यूचुअल ऑपरेशन था। ये ऑपरेशन था नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा। अब उसके बाद पेशावर का वाक़या, जिस तरह ये लाहौर का वाक़या हो जाता है, तो उस वाक़या के बाद एक ज़ाहिर है एक हर तरफ एक फ़ज़ा इस तरह की पैदा हो जाती है, जिसके बाद अब समझते हैं कि जी पंजाब में और ज़ोर से ऑपरेशन शुरू करना चाहिए। और इसमें कोई मुबालगा भी नहीं है, बिल्कुल दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जो है वो बिल्कुल होना चाहिए, और हम तो पहले कर भी रहे थे। और अच्छी बात है, अगर इस ऑपरेशन को इस तरीके से वो लेके चलेंगे तो हुकूमत तो इस चीज़ को बिल्कुल इनके हुकूमत तो सपोर्ट करेगी, और हुकूमत तो खुश है क्योंकि जो हमने कमिटमेंट की हुई है आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन जो पाक फ़ौज के तर्जुमान के ट्वीट आया है, उसमें रेंजर्स का जिक्र है, उसमें फ़ौज का जिक्र है, पुलिस का जिक्र उसमें नहीं है। अब उसमें यह भी फैसला हुआ है, अब जो फैसला फ़ौज ने किया है वो ये है कि जो इंटेलिजेंस की जो बेसिस पे में जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उस पर पुलिस को वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, पास नहीं की जाएगी, बल्कि रेंजर्स उस पर कार्रवाई करेगी। फ़र्क तो है पहले से। अब देखें, ये जो ट्वीट आया है उनका आसिम बाजवा साहब का, ये मेरी नज़र से नहीं गुजरा, जिसके बीच में उन्होंने कहा है कि स्पेसिफिकली जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि रेंजर जो है उसके साथ इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी, वो इन्फॉर्मेशन पुलिस के साथ भी शेयर की जाएगी। पुलिस का जिक्र नहीं किया, मेरे इल्म में नहीं है, ये ट्वीट नहीं, आप ही बता रहे हैं। ट्वीट उन्होंने ये किया है कि जो ऑपरेशन होगा उसमें रेंजर्स होंगी, उसमें आर्मी होगी, उसमें पुलिस का जिक्र उसमें नहीं है। अच्छा, नहीं देखें ना, हम अज्यूम कर रहे हैं, सीटीडी का जिक्र नहीं है, सीटीडी का है नहीं है। अच्छा, अब हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि जिस तरह से ये ऑपरेशन जो है ये अब रेंजर इंडिपेंडेंटली करना जा रही है, और हमें तो इस बात के ऊपर भी, अगर इन रेंजर्स इंडिपेंडेंटली ये ऑपरेशन करना चाह रही है, तो रेंजर्स वैसे ही ये ऑपरेशन, पहले भी मैंने आपको जिस तरह गुजारिश की कि ये चीज़ हाईलाइट नहीं हुई, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के पास जितनी भी इंटेलिजेंस शेयरिंग आती थी वो हमारे सिविल और मिलिट्री इदारों की तरफ से आ रही होती थी, और ऑपरेशंस के बीच में हमारे सिविल मिलिट्री इदारों के लोग मौजूद होते थे। और अब इसके बाद देखें जी, नेशनल एक्शन प्लान सिर्फ हुकूमत की जिम्मेवारी नहीं है, ज़रब अज़ब ऑपरेशन जो है वो सबकी, हम सबकी, मतलब उसमें तमाम अदारों की जिम्मेवारी है, म्यूचुअल जिम्मेवारी है, मिलिट्री की भी म्यूचुअल जिम्मेवारी है, हुकूमत वक्त की भी है, सिविल अदारों को इन्वॉल्व करे, मिलिट्री की है कि अपने अदारों को इन्वॉल्व करे, और ऐसा जब सानिया होता है तो ये सारों की म्यूचुअल जिम्मेवारी पैदा हो जाती है। लेकिन एक शॉर्ट सा इस पर कॉमेंट आपका चाहिए कि गुज़िश्ता रात मुलाकात हुई है चौधरी निसार साहब से, शहबाज शरीफ साहब से, आर्मी चीफ की, आज इसहाक डार साहब से भी उनकी मुलाकात हुई है। तो क्या इन मुलाकातों की क्या अहमियत है फिर? क्या बज़ाहिर तासुर तो ये मिल रहा है कि ताल्लुकात ठीक नहीं है, एक पेज पर नहीं है, स्पेशली पंजाब ऑपरेशन को लेकर, उसमें जो है वो जो गैप्स हैं उसको ब्रिज करने के लिए ये मुलाकातें हो रही हैं। देखिए, चंद एक लोग हैं जो मैं समझता हूँ मीडिया में दहशतगर्द हैं, वो ये दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से, और वो पहले भी नाकाम हुए, इंशाल्लाह ताला वो फिर नाकाम होंगे। और ऐसी कोई बात नहीं है कि सिविल और मिलिट्री हुकूमत एक पेज पे नहीं है, ऐसी कतई तौर पे कोई बात नहीं है कि इनकी आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं है। जब परवेज़ रशीद साहब और DG ISPR इकट्ठे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो वो जो मीडिया में बैठे कुछ चंद एक दहशतगर्द है ना, जो दहशतगर्दी फैला रहे हैं, उनको तकलीफ हो रही है। बेसिकली ये खबरें वो फैला रहे हैं कि जी ये कोई एक पेज पे नहीं है। इसी पे हम ब्रिगेडियर साहब का कमेंट ले लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब बताइएगा कि क्या एक पेज पर हैं या नहीं है, आपको क्या लगता है?
देखो, एक होता है स्लो गोइंग और एक होता है फास्ट गोइंग और राइट फ्रंट, वो कहते हैं होल्डिंग द बुल फ्रॉम द हॉर्न्स। अभी जो पंजाब में ऑपरेशन शुरू हुए, आपने देख लिया है कि जो जब फैसलाबाद में हुआ है, मुल्तान में रही, बाकी जगहों पर जो हुए हैं, तो वहाँ पर जो लोग पकड़े गए हैं वो ऑपरेशंस की तादाद से बहुत ज़्यादा है जो पहले पकड़े जाते थे। और दूसरी बात, आपके मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि अभी जो फ्रंट में है वो आर्मी है और रेंजर्स है। पुलिस को नीड टू नो बेसिस पर बताया जाता है, वरना नहीं बताया जाता। इसलिए, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव एरिया होता है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होते हैं, और अगर आप इसको वैसे ही शेयर कर दें तो उससे ऑपरेशन के नाकामी का काफ़ी इम्कान होता है। एक और दूसरी बात एक्सक्यूज़ मी, ये है कि अब जो ऑपरेशन में तेज़ी आई है वो इस वजह से आई है कि जिस तरीके से पेशावर के लिए सानेहाई APS था, इसी तरीके से पंजाब के लिए ये साने इकबाल पार्क है। बिल्कुल। तो इसने इसको ऑगमेंट कर दिया, कैटलिस्ट जिसको हम कहते हैं, और ये कैटलिस्ट पर पंजाब हुकूमत को पहले आना चाहिए था बनिस्बत आर्मी के या कमांडर के कॉन्फ्रेंस ब्रेक लेंगे, सॉरी आपको या काट रहा हूं। उसके। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस बात करेंगे रॉ के एजेंट की गिरफ्तारी से मुतालिक। स्टे ट्यून। वेलकम बैक। नाज़रीन, रॉ के एजेंट की गिरफ्तारी का मामला हुकूमत पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में उठाने का फैसला तो किया है, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब इस मामले पर किसी हिकमत अमली के तहत खामोश हैं। अनलीब अब्बास से बात करते हैं। अनलीब अब्बास, बताइएगा वज़ीर-ए-आज़म साहब की क्या उनकी हिकमत अमली हो सकती है कि वो खामोश हैं? समर, काफ़ी बहुत जो कहते हैं ना, एक $64 मिलियन क्वेश्चन है कि एक आप के पास मेरा ख्याल है पिछले 2 महीने में रॉ के ऊपर पूरी कौम चीख रही है। मतलब कभी आपको कराची से एविडेंस मिल रहा है, लोग आके कन्फेशंस कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जी ये तो कोई भी आके कुछ कह सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। उसके बाद फिर एक रिपोर्ट भी पिछले साल डिस्कवर हुई थी जिसमें उनके अपने एक्स रॉ वाले ने कहा था कि बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी हम कर रहे हैं, उस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। अब एक हमारे आर्मी ने ही एक बंदे को पकड़ा है जिसने पूरी स्टोरी सुना दी है, और आप इमेजिन करें कि इससे बड़ा एविडेंस हमारे पास क्या हो सकता है कि हमारे यहाँ जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो स्पॉन्सर्ड हैं, और स्पॉन्सर्ड हैं बाय रॉ, और वो हर जगह स्पॉन्सर्ड है। अब आपके पास इतना सुनहरी मौका है कि जो इंडिया हमारे साथ करता है, आंख रखते, हाथ उठाते, कि वो हमें इतना बदनाम करता है सारी दुनिया में, उन्होंने हमें एज अ टेरर स्पॉन्सर स्टेट डिक्लेयर किया हुआ है। तो मसलियत क्या हो सकती है पीएम साहब की इसमें? सारी ये जो खामोशी है, ये सवाल उठा रही है, ये हमारी वीकनेस दिखा रही है, और ये सारी जो बातें हो रही हैं कि जी किसी को वज़ीर आज़म का बिजनेस है वहाँ, ये है वो है, ये इसीलिए है क्योंकि हुकूमत की कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है। जो इन्होंने यूनाइटेड नेशंस पे उठाया वो तो सरताज अजीज़ दे आए हुए हैं सारे सबूत पहले भी, उससे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमारे पास क्या प्रोपेगेंडा, हमारी पूरी स्ट्रेटजी है, हमारे पास क्या लॉबिंग की स्ट्रेटजी है टू रेज आवर पॉइंट ऑफ व्यू, हमारे पास क्या स्ट्रेटजी है फॉरेन पॉलिसी की कि ये इतना बड़ा वाक़या हम लोग 50,000 लोगों को से हाथ धो बैठे हैं टेररिज्म की वजह से। और चट्टान साहब से बात करें। चट्टान साहब बताइएगा क्या पता चल रहा है, और चट्टान साहब आप बताइएगा, एक सेकंड इनलीब हमें बात करनी है चट्टान साहब से। चट्टान साहब बताइएगा क्या क्यों खामोशी है वज़ीर आज़म साहब की, किस मसलहत के तहत खामोश हैं, जिस तरह से राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है, आपको क्या लगता है? देखिए जी, मसलहत के बारे में तो वो या राना सनाउल्लाह साहब बता सकते हैं या रांझा साहब है वो बता दें, लेकिन काफ़ी अरसे से हम चीख रहे हैं। मैं ख़ुद एक कबाइली इलाके का रहने वाला हूँ, और मैं समझता हूँ कि हमारे बॉर्डर पे राह के एजेंट फिज़िकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, और हमारे इलाके में जो दहशतगर्दी हो रही है इसके पीछे राह, खाद, मोसाद और भी कुछ लोगों का हाथ हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो हाथ है वो राह का हाथ है। और हमारे मुल्क भी दावा कर रहे हैं काफ़ी अरसे से कि बलूचिस्तान और पाठा में जो कुछ हो रहा है इसके पीछे, और कराची में इसके पीछे राह के मुलव्वस है।
काफ़ी अरसा बाद दुनिया हमसे पूछते थे कि अगर इस तरह का है तो आप लोग कोई सबूत पेश करें। हम यूएन में डॉसियर भी जमा करा चुके हैं पिछले साल। देखिए जी, काफ़ी अरसा बाद हमें एक ठोस सबूत हाथ लग गया है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि जितना इंडिया ने हमारा जो एक कबूतर पकड़ा था, उस कबूतर पे उन्होंने जो जितना इसके मीडिया ने, इसके सियासतदानों ने जितना वावेला किया था, इतना हमने इसके एक इतने ये जासूस भी नहीं है। उन्होंने खुद एतराफ़ किया कि यहाँ पे वो दहशतगर्द ग्रुप चला रहे थे और बना रहे थे, और उन्होंने पता नहीं हमारे मुल्क में क्या कुछ किया है। तो इस पे इसका खामोशी जो है वो हमारे सोच से बालातर है, बल्कि खामोशी से ज़्यादा तो जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था और जो परवेज़ रशीद साहब का बॉडी लैंग्वेज था वो भी लोगों के लिए, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ तो जब वो बोलते हैं, और या पीपल्स पार्टी के खिलाफ, और या डॉक्टर आसिम के केस में, या MKM अल्ताफ हुसैन के केस में चौधरी निसार साहब और परवेज़ रशीद साहब जिस तरीके से और जिस हशाश बशाश समझ गए, राजा साहब बताएगा क्यों है। देखिए, वज़ीर आज़म साहब जो है ना जी, वो कोई ज़िला काउंसिल के मेंबर या MPA पंजाब असम्बली के या एक सादा MNA नहीं है। वो वज़ीर आज़म है एक मुमलिकत पाकिस्तान के, और उनके मुंह से निकला हुआ जो स्टेटमेंट और जो बयान होता है उसके पीछे कोई ना कोई ऐसा वज़न, ऐसी बात होती है। जब वो बयान अगर वो दें तो बयान इस तरह कैलकुलेटेड और मुताद बयान होना चाहिए कि जब वो 100 साल तक भी वो बयान जो है वो दुरुस्त साबित होता रहे कि हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म ने एक बात की। अब देखिए खारजा पॉलिसी पे मैं आता हूँ, अगर आपके पास एक मिनट चटान साहब, ये मेरे भाई बड़े मासूमाना तरीके से बात करते हैं और बिल्कुल ऊपर हमारे डाल देते हैं। मैं एक सिर्फ बात करूँगा, अगर आपके पास बहुत अच्छा होता कि यूनाइटेड नेशंस की वज़ीर आज़म साहब की स्पीच होती जिसमें उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में, जो कि फोरम था, अब वज़ीर आज़म के हर नीजक रिएक्शन तो नहीं वज़ीर आज़म से आप एक्सपेक्ट कर सकते ना। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अगर आके सर्विंग ऑफिसर का पकड़ा जाता पाकिस्तान से, इससे पहले आप अक़वाम मुत्तहिदा में डॉसियर जमा करा चुके हैं। वज़ीर आज़म को अगर इसका वज़ीर आज़म धरने पे बात कर सकता है, एक मिनट चटान साहब, अगर धरने पे बात कर सकता है, अगर कराची के हालात पे बात कर सकता है, तो इतने बड़े वाक़े पे क्यों बात नहीं कर सकते? एक मिनट देखिए, वज़ीर आज़म साहब को अगर आपने एक्सपेक्ट करते हैं आपने फॉरेन पॉलिसी की बात की है, वज़ीर आज़म अगर बोलेगा, वज़ीर आज़म बोला, यूनाइटेड नेशंस में बोला और पूरी कौम ने देखा, और वहां पे जाके बोला जहां पे पूरी दुनिया ने सुना और पूरी दुनिया ने भारत को क्रिटिसाइज किया। लेकिन बिल्कुल जिस तरह ईरान को हमने लिख दिया है कि इस बंदे के लिंक जो यहाँ पर पकड़ा गया है कि वो वहां से हम क्या कह रहे हैं आप? इंडिया आपसे कॉन्सुलर एक्सेस मांग रहे हैं जी। अगर वो एक्सेस मांग रहे हैं तो जिस तरह हमारी JIT वहाँ पर गई हुई है, अगर उनका भी यहाँ पे बंदा पकड़ा हुआ है तो हुकूमत, ये वजारत दाखिला इस पर डिसाइड करेगी। मैं इस वक्त इस पर कोई बात नहीं कर सकता, सेंसिटिव इशू है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि हमने बिल्कुल किसी किस्म की भी स्पेस इंडिया को इस कॉन्टेक्स्ट में ना पहले दी है ना अब देंगे। दूसरी बात ये कि वज़ीर आज़म साहब इस एक अगर फॉरेन मिनिस्टर, अब डिप्लोमेटिक लैंग्वेजेस में आप जाके देखें ना, कोई भी सफ़ीर किसी मुल्क में बैठा हो ना तो वो एकदम किसी के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं देगा। कब पाकिस्तानी एम्बेसडर से आप जाके कह दें किसी मुल्क में भी बैठे हुए से कि जनाब ये बताएं कि ये पाकिस्तान के खिलाफ ये कर रहा है, ये मुल्क इन्वॉल्व है, अपनी ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज जो होती है ना वो बड़ी कैलकुलेटेड होती है, और आप मुल्क के वज़ीर आज़म से वो बयान देना चाह रहे हैं। दो लफ्ज़, कासिम खान साहब जो पकड़ा गया था इंडिया में, तो क्या इंडिया का जो वहाँ का हुकूमत और वहाँ का प्राइम मिनिस्टर चीख का, वहाँ का वज़ीर आज़म चीख के कह रहा था, तो क्या वो इमेच्योर था? ब्रिगेडियर साहब कमेंट ले लेते हैं इस पे, इस पर हमने ब्रेक पर जाना है। ब्रिगेडियर साहब आप बताएगा कि पकड़ा तो गया रॉ का एजेंट, बल्कि उनका सर्विंग ऑफिसर था, उनका सीनियर। तो अब पाकिस्तान, जिस तरह आपने पहले बात की कि UN में भी हम मामला पहले से पिछले साल हम लेके गए थे, तो अब पाकिस्तान इस मामले से कितना, यानी कि हमारा जो केस था कितना स्ट्रांग हम इसको मजीद बना सकते हैं, इंडिया से मुताल्लिक़, उनकी इन्वॉल्वमेंट से मुताल्लिक़ बना सकते थे या हम बना नहीं सके इसको? देखो, आपके पास मालूमात का, एविडेंस का, और पूरी दुनिया के सामने इंडिया के रियल फेस को एक्सपोज करने का एक ऐसा ख़जाना आ चुका है कि इसको आप जितना वर्कआउट करेंगे और जितना इसको एक्सपोज करेंगे उतना आपका डोजियर का केस भी स्ट्रांग होगा, इतना ही इनके नेटवर्क भी तोड़ा जाएगा, और इतना ही क्योंकि अभी इंडिया कम्प्लीटली डिफेंसिव पर है, उन्होंने बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर रखी है। और मसला ये है कि उन्होंने हमारे एक पड़ोसी मुल्क को इस्तेमाल किया है जो उनके चाणक्य पॉलिसी का एक हिस्सा है। दूसरी बात ये है कि जो ये नेटवर्क है ये एक दिन में नहीं बनता, इसके लिए कम से कम 10-12 साल चाहिए, और 10-12 साल वो वहाँ पर रहा है,
اس نے یہ نیٹ ورک بنایا اور یہ اکیلا نیٹ ورک نہیں ہے, وہاں پر کمپلیٹلی ان کا ایک سیف ہیون ہے, جس کی وجہ سے یہ ایک چیپٹر ہے, ایک کمپارٹمنٹیشن ہوتا ہے انٹیلیجنس میں کہ ایک دائرہ ایک بندے کو دیا جاتا ہے, دوسرا پہلو دوسرے کو دیا جاتا ہے, تیسرا جس طرح وہ خود کہہ چکے ہیں کہ بھائی میرا رابطہ را کے چیف سے, گپتا سے, اس کے علاوہ اجیت دول سے تھا, اور بڑے بڑے لیول پر میں انفارمیشن دیتا تھا. اور جب کہا کہ آپ کا منکی ہمارے ٹریپ میں ہے تو انہوں نے کہا کہ کون سا منکی, مطلب ہے کہ انڈیا جو ہے ابھی اس کیس پر اتنا ایکسپوز ہو چکا ہے کہ جتنا آپ اس سے جو انہوں نے فالس فلیگ آپریشن کیے, خواہ وہ بوٹ کا تھا, خواہ وہ ممبئی اٹیک کا تھا, خواہ وہ پارلیمنٹ اٹیک کا تھا یا پٹھان کوٹ کا تھا, یہ سارے انہوں نے خود ادھر سے پلان کر کے, اور اچھا ہوا کہ جنجوا صاحب نے ان کو وہ 10 بندوں کے انفارم بھی کیا کیونکہ وہ بھی ادھر سے گئے تھے. بریک لیں ناظرین, جہاں پر ایک بریک لیں گے, بریک سے واپس آ کر ہم بات کریں گے کہ را کے ایجنٹ کی گرفتاری کے معاملے سے پاک ایران تعلقات پر کیا اثرات مرتب ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین. کلبھوشن جادھو کی گرفتاری کے معاملے پر جو ہے ایران کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات کشیدہ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں, اور کلبھوشن جادھو کا جو ساتھی تھا رضوان عرف راکیش عرف رضوان, اس کی گرفتاری کے لیے بھی پاکستان نے ایران سے تحریری طور پر رابطہ کر لیا ہے. اس پر ہم اپنے آخری سیگمنٹ میں بات کریں گے. رانجھا صاحب بتائیے گا کہ کیا ایران کو اس معاملے کا علم ہی نہیں تھا یا پھر ان کا کوئی انٹرسٹ تھا, ایران کی انوالومنٹ تھی, اگر تھی تو ان کا انٹرسٹ کیا ہو سکتا ہے اس معاملے میں؟ دیکھیے ابھی اس وقت کوئی بات کرنا جب تک کہ محکمہ داخلہ اور ایران گورنمنٹ کے بیچ میں جو ابھی خط و کتابت کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور ان کی طرف سے جواب آئے گا اور پھر اس کے بعد انکوائری انویسٹیگیشن کسی پایہ تکمیل پہنچے گی, پھر اس کے اوپر ایک موقف حکومت کی طرف سے لینا یا عام جو اسپوکس پرسن ان کی طرف سے ہماری طرف سے لینا آسان ہو جائے گا کہ کیا اس میں ایران کی انوالومنٹ ہے نہیں ہے, یا ایران کا کیا جواب ہے اور حکومت پاکستان یا وزارت داخلہ نے اس کے بارے میں کیا ویو ہولڈ کیا ہے. تو یہ ان سب چیزوں کے ریویل ہونے کے بعد ہوگا. لیکن ایک چیز تو یہاں پر اس خطے میں ہو رہی ہے, یہ ایک فیکٹ ہے کہ جب سے یہاں پہ رشیا کی جو کولڈ وار ہے جب وہ ختم ہوئی تو اس وار کے بعد یہاں کی جو ایک گلوبل پالیٹکس تھی, رشیا کا الائنس جو تھا وہ کن کن ممالک کے ساتھ تھا یہ بھی سب کو پتہ ہے اس ریجن کے بیچ میں. پاکستان کا اور جو اس وقت طالبان تھے ان کا الائنس کن کن ممالک کے ساتھ تھا, اور اب یہ بھی پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ شفٹ آ رہی ہے تعلقات کے بیچ میں سپر پاورز کی اس ریجن کے اندر. تو ان ساری چیزوں کی روشنی کے بیچ میں جو بھی ویو ہولڈ کرے گی یا جتنے بھی اینالسٹ ہیں وہ ویو ہولڈ کرتے بھی ہیں, لیکن ابھی اس وقت کیونکہ یہ اس کے اوپر ایک موقف اختیار کرنا قبل از وقت ہوگا جب تک کہ وزارت داخلہ. انلیب سے لے لیتے ہیں ان کا موقع. انلیب آپ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے ایران اس میں انوالو ہو سکتا ہے یا پھر ایران لا علم تھا؟ اگر انوالو ہے تو کیوں, ان کا انٹرسٹ کیا ہو سکتا ہے ایران کا اس معاملے میں؟ دیکھیں میں پھر وہی کہوں گی کہ آپ بٹس اینڈ پیسز میں اتنا بڑا واقعہ جو ہے وہ نہیں ڈیل کر سکتے. آپ کا نہ فورن پالیسی ہے نہ فورن منسٹر ہے, اور ہم یہ بار بار کہتے ہیں کہ آپ ایک 34 نیشن کی کولیشن میں چلے گئے اور وہاں جا کے پتہ چلا جی پوچھا گیا تو کہا کہ جی پتہ ہی نہیں اس کے بارے میں کیا ہے اور اس کے آبجیکٹیوز کیا ہے, ہم بعد میں اس پہ کامنٹ کریں گے جب ہمیں پتہ چلے گا. یہ فورن آفس کہہ رہا ہے اور آپ کے وہ جو فورن ایڈوائزر ہیں سرتاج عزیز صاحب کہہ رہے ہیں. اب جب کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے جس پہ آپ کو انڈیا کو رون دینا چاہیے تھا, اس ایجنٹ نے خود کہا ہے کہ جی وہ کراچی کی ایئر بیس پہ جو حملہ ہوا تھا اس میں انوالو تھا, تو ہماری پالیسی صرف ایران کو اٹھا لینا یا ایک خط بھیج دینا, میرا خیال ہے کہ یہ بالکل بھی جامعہ پالیسی نہیں ہے, یہ بہت ڈری ہوئی پالیسی ہے. صاحب بتائے گا کہ ایران جو ہے, ایران سے پاکستان نے تحریری طور پر رابطہ کیا ہے, اور جو کلبھوشن جادھو کا جو ساتھی تھا راکیش عرف رضوان, اس کی گرفتاری سے متعلق ایران سے رابطہ کیا گیا ہے, تو ایران کا کیا اس میں کنیکشن آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے جی, ایران ہمارا ایک پڑوسی اور ایک اسلامی اور برادر ملک ہے, اور ایران کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں. ایران کے انڈیا کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہوں گے, لیکن ہمارے جتنے اچھے تعلقات ہیں ایران کے ساتھ میں نہیں سمجھتا. جی پاکستان کے اس کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں, تو ہم نے ان سے ضرور پوچھنا چاہیے کہ آپ کے گھر سے یہ بندہ وہاں پہ رہ رہا تھا, اتنے بار پاکستان کے اندر آیا گیا, یہ سارے اور اس کا وضاحت ہمیں طلب کرنا چاہیے. یہ بتائے گا کہ ایران کا کنیکشن کیا ہو سکتا ہے اس سارے معاملے سے؟ جہاں تک جس طرح میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ جو انٹیلیجنس
का बेस बनता है वो बहुत टाइम लेता है और उसके लिए बड़ी स्ट्रेटेजिक लेवल पर बड़ी गहरी गेम खेलनी पड़ती है। जहाँ तक ईरान और इंडिया का ताल्लुक़ है, उनका ताल्लुक़ स्ट्रेटेजिक नेचर का है। चाबहार पोर्ट को इंडिया डेवलप कर रहा है, $150 मिलियन अब भी वो लगा रहे हैं। उसके अलावा चाबहार से अफ़गानिस्तान तक और फिर सेंट्रल एशिया तक रोड बना रहा है। ये सी पैक के मुकाबले में है और वो जिस तरीके से सी पैक गेम चेंजर है, इसी तरीके से इंडिया और ईरान गेम स्पॉइलर का किरदार अदा कर रहे हैं। मैं इसमें किसी को एब्जॉल्व नहीं करता। अगर ये काम हम करते, ये देखो आपके सेंट्रीफ्यूज के सिलसिले में ईरान ने आपको एक्सपोज, आप पर सुल्तानी गवाह बना। इसके अलावा चाबहार पोर्ट को इंडिया को दे दिया डेवलप करने के लिए ताकि आप वो गवादर को और लोप कर सके। उधर से अपने इंटेलिजेंस और बेस प्रोवाइड करके, क्योंकि ये काम जो पसनी में हो रहा है, जिवनी में हो रहा है, कराची में हो रहा है, बलूचिस्तान में हो रहा है, तो आप ये तखरीबी कार्रवाइयाँ देखें। ये तो मैं कहता हूँ कि वो टिप ऑफ द आइसबर्ग वाली बात है जो सामने आई है। और मेरे ख्याल में कि हम इस चीज़ को वो बड़े सबूतों के साथ और बड़े सालिक तरीके से परसू करें ताकि वो ये न हो कि हमारे पड़ोसी हमारे दुश्मनों को पना दे और वो हमारे मतलब है कि जहाँ से हम एक्सपेक्ट करते हैं दूसरी का हाथ, वहाँ से हम पर तीर और मतलब है कि उधर से बम और हमें डिस्टेबलाइज करने के लिए वो खित्ता इस्तेमाल हो। ये ईरान हुकूमत की जिम्मेदारी है और पाकिस्तान जब हक बजानिब है कि उससे ये मालूमात ले और सही मालूमात उनका देना हक है। जिस तरह हमने रीगी के मालूमात उनको दिए थे, इसी तरीके से इसके मालूमात उनको देना राकेश के बारे में, बाकी के बारे में ज़रूरी है। तो तब हमारा पिक्चर कंप्लीट हो जाएगा कि भाई क्या गेम है जो ये बात चटान साहब ने की और मंदलीब साहिबा ने की। देखें, बात जो उन्होंने रिवील किया कि मुल्क में दहशतगर्द कार्रवाइयाँ हुई हैं, वो तो अपनी जगह पर उन्होंने की, हमले किए, हमारे एयरपोर्ट पे किया, जो भी वाक़यात हुए, लेकिन उससे हट के उनको फैसिलिटेट कौन कर रहा है, उनकी एडिंग और अबेटिंग में कौन इस रीजन में इन्वॉल्व है। हमें वो सारे के सारे जितने भी हैं एलिमेंट्स, उनको एक्सपोज करना होगा। ये नहीं है कि हम एक तरफ जा रहे हैं। अगर भारत का मामला जिस तरह यूनाइटेड नेशंस के बीच में हुकूमत पाकिस्तान लेके जाना चाह रही है इस एजेंट के हवाले से, फॉरेन ऑफिस इस चीज़ को एजिटेट कर रहा है यूनाइटेड नेशंस में और इसको मुसलसल इंटरनेशनल फोरम पे कर रहा है, उसके साथ साथ ईरान वाला अगर लिंक, हम ये नहीं कह रहे कि अगर ईरान के साथ एक मिनट शो का वक्त खत्म हो गया हमारे ईरान के मामले में हम नहीं कह रहे कि ईरान इन्वॉल्व होगा, लेकिन अगर कोई ऐसी बात सामने आती है तो उसको भूलना तो चाहिए, सोचना चाहिए फिर वजह क्या है। बिल्कुल सही, हमें अपनी खारजा पॉलिसी पर सोचना होगा। इसी के साथ हम अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे आज के शो में ज्वाइन करने का। नाजरीन, आज के शो में इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।